और अब खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। 5,611 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 हो गई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 140 अफराद जाँ बहक हुए हैं और अमवात की मजमूई तादाद 3,303 हो गई है, जबकि कोरोना को शिकस्त देकर 42,000 से जायद अफराद अपने घरों को लौट चुके हैं। तो पूरे मुल्क में कोरोना वबा का कहर है, लेकिन महाराष्ट्र मुल्क की तमाम रियासतों में सरे फहरिस्त है। महाराष्ट्र में कोरोना की मजमूई तादाद 37,000 के पार है। पिछले 24 घंटों में 2127 मरीज सामने आए हैं और 76 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मरने वालों की मजमूई तादाद 1325 हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में 22,746 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और मुंबई में 800 अफराद की अब तक की मौत हो चुकी है और पूरी रियासत में 9,639 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों में खुशो खुर्रम है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में सुबह से अब तक 210 नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 5,810 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 264 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2,757 लोग अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के बीच शराब कारोबारियों ने अवाम और अपनी मुलाजमत की फिक्र करते हुए हालात के मामूल पर आने तक शराब के कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब शराब कारोबारियों को यह भी शिकायत है कि हुकूमत ने यौमिया इनसे 3 करोड़ फीस जमा करने का मुतालबा किया है, जबकि लॉकडाउन में इनका यौमिया कारोबार 2 करोड़ के आसपास ही हो सकेगा। वहीं भोपाल थाना हबीबगंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से रेलवे का बड़ा अफसर बनकर PPE किट पहनकर वसूली करता था। लॉकडाउन 4 में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात और अवामी राहत को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने काबीनी वुज़रा और अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और इन्हें लॉकडाउन 4 पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उधर कर्नाटक में कोरोना की तादाद 1,500 के पास पहुंच गई है। आज कर्नाटक भर से 67 केसेस दर्ज किए गए। इसके साथ ही रियासत में कोरोना की तादाद 1462 हो गई है, जिसमें 864 केस एक्टिव हैं। 556 अफराद सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान इलाहाबाद में 58 दिनों के बाद शहर के मरकजी बाजारों में दुकानें खुलने की इजाजत दे दी गई है। मकामी इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद शहर के अहम बाजारों में दुकानें खुली, लेकिन इतने अरसे बाद दुकानें खुलने के बावजूद बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खतरात के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में ही रहना मुनासिब समझा। मकामी इंतजामिया की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रायल की बुनियाद पर सिर्फ 4 दिनों के लिए बाजार खोले गए हैं। मकामी इंतजामिया ने रोस्टर के उसूल के तहत शहर के अलग अलग मकामात पर बाजारों को खोलने और कारोबार करने की इजाजत दी है। शहर के सिविल लाइंस, कटरा और सलीम सराय इलाकों में वाक़ई दुकानों को खोला गया है। बाजार खुलने के पहले दिन खरीदारों के न आने से ताजिरों में मायूसी देखी गई। बाज़ ताजिरों का कहना है कि कारोबार के पटरी पर आने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ ताजिरों ने कारोबार के जल्द मामूल पर आ जाने की उम्मीद जाहिर की है। आज जो है हम लोगों के लिए सुखद दिन है कि 58 दिन के बाद आज जो है प्रयागराज में हम व्यापार खोलने की स्थिति में आए हैं। यद्यपि ये 4 दिन के लिए ट्रायल पीरियड दिया गया है सिविल लाइंस क्षेत्र को, परंतु हमें पूरा उम्मीद है कि जान भी और जहान भी के तहत हम आगे व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे और कोरोना से दूर रहते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को गति दे पाएंगे। मेरठ में 5 मराकिज पर यूपी तालीमी बोर्ड की कॉपियों के जांचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना वबा के सबब मार्च में कॉपियों के जांचने का काम रोक दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से कॉपियों के जांचने का काम शुरू हुआ है। पहले 25 मई तक कॉपियों के जांचने का काम मुकम्मल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के सबब जहां ड्यूटी स्टाफ और टीचरों को सेंटरों पर पहुंचने में दुश्वारियों का सामना है, वहीं कॉपी जांचने की ड्यूटी में लगाए गए बहुत से असातिज़ा कोरोना इन्फेक्शन के खौफ की वजह से ड्यूटी करने में गुरेज कर रहे हैं।
ऐसे में ड्यूटी स्टाफ की कमी के बावजूद सेंटर इंचार्ज कॉपियों के जांचने का काम वक्त पर खत्म कर लिए जाने के दावे कर रहे हैं। मेरठ के 5 जांच सेंटरों पर तकरीबन 6 लाख कॉपियों के जांचने का काम किया जाना है। आज हमने लगभग जो है ना 10,000 कापी इन परीक्षकों को वितरित की हैं। देखिए, शाम तक जितनी भी कापी मूल्यांकित होती हैं, जो भी सरकार की मंशा है, तो परीक्षक और हम मिलकर उसको काम को जो है ना सफल बनाएंगे और समय से काम को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। पहले जो आदेश निकला था उसमें 20 दिन का समय था। अब जो आदेश आया है तो अब तो सीधा रेड जोन में होने के कारण से कार्य करने का है। वैसे तो हमारे लिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम जो है 10-15 दिन के अंदर जितना जल्दी से जल्दी होगा उसको कार्य को पकड़ने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर, एमपी बोर्ड ने 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 जून से 15 जून के दरमियान होगा इम्तिहान का इनेकाद। 2 शिफ्टों में इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के दरमियान इम्तिहानात होंगे। तो मध्य प्रदेश में इम्तिहानात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी बोर्ड ने 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि 9 जून से 15 जून के दरमियान इम्तिहान का इनेकाद होगा। 2 शिफ्टों में इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली शिफ्ट यानी पहला पेपर होगा और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के दरमियान दूसरी शिफ्ट के इम्तिहान होंगे। उत्तर प्रदेश के मसाजिद और ईदगाहों को ईद उल फित्र की नमाज के लिए 1 घंटे के लिए खोलने की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज के लिए पहले रियासती हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है। कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की इस अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें जून के महीने तक जुमे की नमाज अदा करने के लिए रियासत के मसाजिद को 1 घंटे के लिए खोलने की दरख्वास्त की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील शाहिद अली सिद्दीकी ने मफादे आम्मा की यह अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने अर्जी की समाअत करते हुए कहा कि ईद की नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए अदालत सीधे तौर पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इसके लिए अर्जी गुजार को पहले इस मामले में रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करनी चाहिए। हमारी पहली प्रेयर ये थी कि हमें ईद उल फितर के आने वाले जो 24-25 मई को 2020 को हिंदुस्तान में त्यौहार मुसलमानों का है, ये आस्था का त्यौहार है और ये जुमा की नमाज चूंकि घर में मुसलमान नहीं पढ़ सकता सिवाय मस्जिद या ईदगाह के, तो हमने सिर्फ 9 से 10 1 घंटे का समय मांगा था कि विद सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज का या जो 6 फीट का फार्मूला कोविड-19 का है उसको पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे। और उसकी इस संबंध में हमने तमाम डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर को भी, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री को भी भेजा था। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई रसीद है नहीं, इंटरनेट की सिर्फ रसीद है, 2 बार हमने भेजा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए और वहां पे अपना रिप्रेजेंट करिए, अगर वो मान जाते हैं या नहीं मानते दोनों केस में, उसके बाद आप हाईकोर्ट में फिर रिट में आ सकते हैं। लॉकडाउन के सबब ईद उल फित्र की नमाज भी ईद और मसाजिद में इज्तिमाइयत के साथ अदा नहीं की जा सकती। इन हालात में उलमाए कराम ने लोगों से घरों में ही ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की हिदायत जारी करते हुए नमाज ईद उल फित्र अदा करने का तरीका भी बयान किया है। शहर काजी मेरठ ने भी घरों में ईद की नमाज अदा करने वालों के लिए नमाज ईद उल फित्र का तरीका बयान करते हुए एहतियात बरतने की अपील की है। नमाज का तरीका तो जाहिर है कि यह है कि हम पहले नियत करेंगे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र अल्लाह के लिए, और उसके बाद ये कि उसमें 3 ज़ायद तकबीरें होंगी हर रकत में। पहली रकत में अल्लाह अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे और फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। दूसरी मरतबा भी अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। और तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद क़रात होगी, यानी क़रात से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा और 3 ज़ायद तकबीरें और उसके बाद क़रात। इसमें पहली रकात हमारी पूरी हो जाएगी और दूसरी रकात में पहले क़रात होगी और क़रात के बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी।
अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार भी अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे, और तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। ये गोया कि उसके बाद फिर जैसे और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसी तरह नमाज़ें अदा की जाएंगी। अकोला जिले के पारस फाटे पर वाक़े गुरुद्वारा लॉकडाउन के दौरान आम लोगों और मुसाफिरों के लिए सहारा बना हुआ है। गुज़िश्ता 40 दिनों से इस गुरुद्वारे में लगातार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी चौतरफा सताइश की जा रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल या मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए सफर कर रहे लोगों के लिए अकोला के पारस फाटे पर वाक़े गुरुद्वारा किसी आशियाने से कम साबित नहीं हो रहा। जी हां, हाईवे से गुजरने वाले तमाम ही मजदूर और आम लोग यहां रुककर न सिर्फ लंगर से अपना पेट भर रहे हैं, बल्कि इन्हें जरूरत से फारिग होने के साथ साथ आराम की भी सहूलत मुहैया की जा रही है। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो या तो पैदल सफर कर रहे हैं या फिर साइकिल और दूसरे साजो सामान के साथ। इन मुसाफिरों में तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, झारखंड वगैरह के लोगों की बड़ी तादाद शामिल है। इन लोगों की परेशानी को देखते हुए गुरुद्वारों के लोगों ने लंगर शुरू कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। गुरुद्वारे की इस नेक काम को देखते हुए अतराफ के अहले खैर हजरात भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से रकम या जरूरी सामान गुरुद्वारे में लाकर जमा कर रहे हैं ताकि भूखे और जरूरतमंदों की मदद हो सके। अच्छा, क्या घर पे नहीं गए तो घर वाले खाना नहीं खाते, वो उधर हमसे ज्यादा परेशान है। अच्छा। उधर भोपाल हाईवे से गुजरने वाले मजदूर हों या स्पेशल श्रमिक ट्रेन से जाने वाले मजदूर, इन मजदूरों की खिदमत भोपाल मुस्लिम खिदमतगार ग्रुप के हिस्से में है। यूं तो भोपाल हाईवे से गुजरने वाले मजदूरों की खिदमत में जमाते इस्लामी, जमीयत उलमा, MBM ग्रुप दिन रात लगे हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया के लोगों को जो खिदमत पसंद आ रही है वो मुस्लिम खिदमतगार ग्रुप की खिदमत हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों को लेकर जब स्पेशल ट्रेन गुजरती है तो इन मजदूरों की खिदमत में दवा, खाना, मास्क, दूध लेकर मुस्लिम खिदमतगार ग्रुप के अराकीन पहुंचते हैं। मुस्लिम खिदमतगार ग्रुप के अराकीन ट्रेन को सैनिटाइज करने के साथ मजदूरों को इनकी राहत के सभी सामान मुहैया कराते हैं। मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन जो वाशी महाराष्ट्र से रीवा के लिए चलाई गई थी, उसके लिए हमको रात में करीब 11 बजे सूचना मिली कि उसमें 1015 मजदूर आ रहे हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन पानी वगैरह की। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि ये मौका हमको मिला और हमने उसका पूरा इंतज़ाम किया और हमने बैरागढ़ स्टेशन पे 1015 मजदूरों को खाना खिलाया और पानी की व्यवस्था की उनकी, और वो मजदूर वहाँ से फिर आगे के लिए गंतव्य के लिए रवाना हो गए। लॉकडाउन का चौथा मरहला शुरू हो चुका है, लेकिन मजदूरों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में हजारों की तादाद में शुमाली हिंद के मजदूर मुकीम हैं। हुकूमत और NGOs की जानिब से इन्हें राशन और खाना दिया जा रहा है, लेकिन अब मजदूर अपने कामकाज पर लौटना चाहते हैं। हालांकि लॉकडाउन के चौथे मरहले में माशी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, ताहम मजदूरों के लिए अब तक रोजगार का जरिया शुरू नहीं हुआ। बेंगलुरु की रोटी चैरिटी ट्रस्ट ने शहर के मारथली इलाके में पहुंचकर मजीद 400 मजदूरों में राशन के किट्स तकसीम किए। इस तंजीम के सदर सैयद गुलाब ने कहा कि आसाम, मगरबी बंगाल, बिहार, यहां तक कि नेपाल के मजदूर बड़ी तादाद में बेंगलुरु में रह रहे हैं। कई अफराद अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं। बाकी बचे मजदूर रोजगार की तलाश में अपने दिन काट रहे हैं। वेस्ट बंगाल से है, इधर स्क्वायर फोल्डिंग का काम कर रहा है। 3 महीने से बैठा है यार, वो कभी पुलिस स्टेशन जा रहा है, कंप्लेन कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी लॉकडाउन है, अभी गांव जा नहीं सकते, राशन बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। हम नेपाल से आए हैं, कुछ काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे करके आए हैं और अभी राशन दे रहा है, खाने बैठने के लिए है। लॉकडाउन के दौरान हमने एक प्लान किया हुआ है राशन किट का, जहाँ जहाँ स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ डेली वेजेस वर्कर जो है, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किए। बेंगलोर के कोनों कोनों में अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि बेलंदुर रहा, बेगूर रोड रहा, सरजापुर रोड रहा, इसी तरह चंदापुर रहा, ऐसे जगहों में झोपड़पट्टी बांध के आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ऐसे छोटे छोटे घरें हैं। ऐसी जगह में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उन लोगों को देखा कि काम पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कितनी फैमिली है। इस तरह सर्च करके हम लोगों ने अभी तक के 7000
फैमिलीज़ को राशन किट प्रोवाइड किया हुआ है। आज भी हम 400 फैमिलीज़ को देने के लिए आए हैं और आगे भी देखेंगे। लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा इसका अंदाज़ा नहीं है और 5वां हो जाएगा या 6वां हो जाएगा इसका पता नहीं है और हम लोग अपनी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे ऐसे ही। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहीं मुंबई से मुत्तसिल मुंब्रा में इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल का सही इंतजाम न होने की वजह से एक 13 साला बच्ची ने बाप के गोद में दम तोड़ दिया। एक मामला मुंब्रा में पेश आया। 13 साला बेटी नसीबा को पेट में पानी भर जाने की शिकायत पर एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वहां आईसीयू न होने के सबब उसे डिस्चार्ज करके दूसरे अस्पताल जाने को कहा गया। वहीं बच्ची को दूसरे अस्पताल में पहुंचने से बच्ची ने दम तोड़ दिया। पेट में पानी जम गया था तो पानी निकाल लिए थे। हाँ, उधर आईसीयू वगैरह का इंतजाम नहीं था। हॉस्पिटल की मरम्मत हो रही थी तो वो लोग कहे कि कहीं आईसीयू वाले हॉस्पिटल में लेके जाइए। हाँ, तो कब से आप भटक रहे हो लेके? 3:30 बजे से। इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर बोला कि तुम कहीं भी लेके जाओ, क्योंकि हम लोग वहाँ से उठा के इधर प्राइम में लेकर आए। करीबन 4:30 बजे का वक्त था। इसने प्राइम वाले ने बोला कि हम लेंगे नहीं, तुम कहीं भी लेके जाओ। फिर यहाँ से हम लोग भुरानी लेके गए, उसने भी नहीं लिया। बिलाल लेके गए, उसने भी नहीं लिया। कालसेगर गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। रहमानिया गए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। अंबार गए, अंबार घाट उधर में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग आके बिलाल पे रुके। उसके बाद में हम लोग को भाई लोग मिले, इधर पे लेकर आए, लेकिन इतने टाइम में बच्ची की डेथ हो गई। मुझे बहुत ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हॉस्पिटल इतने केयरलेस हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने जो जीआर दिया है कि हर वक्त पैंडेमिक टाइम चल रहा है, हर वक्त इमरजेंसी के अंदर 3 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। पहली बात तो वो पेशेंट को देते नहीं है, इसलिए नहीं लेते क्योंकि बस डॉक्टर नहीं है। जब मैंने बहुत फोर्स किया और जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई थी तो उन लोगों डॉक्टर के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बच्ची का जो इमाम साहब की जो बच्ची गई है, हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख है। अकोला जिले में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आज आई नई रिपोर्ट में 29 अफराद पॉजिटिव पाए गए। ताहम सबसे ज्यादा खतरे की बात यह कि कोरोना ने अब शहरी सरहदों से निकलकर देही इलाकों में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने अवाम से मजीद एहतियात बरतने की अपील की है। नए मंसूबे के तहत अब रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के बजाय सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही कारोबार शुरू रखने के अहकाम दिए गए हैं। साथ ही गुज़िश्ता 2 दिनों से जिले में पूरी तरह लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। ऐसे चलते रहा तो अपनी और रुग्णों की संख्या भी आगे बढ़ भी सकती है, पर इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप यदि सुरक्षित रहें तो मुझे लगता है कि इसमें से आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। अपने घर में यदि आप सुरक्षित हैं और अपना मास्क का यदि अपन यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरह से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हो। कि जिस तरह से इसका सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो यदि हर घर में जब भी अपन बाहर जाते हैं तब भी अपन उसका यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें से अपन बाहर निकल सकते हैं। उधर कर्नाटक के रायचूर में सीपीआईएम के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया। सीपीआईएम के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से वज़ीर आला येदियुरप्पा को यह मेमोरेंडम रवाना किया। लीडरों ने कारपोरेट इदारों के फायदे के लिए एपीएमसी एक्ट में तरमीम को फौरी तौर पर वापस लेने, सरमायादारों और कारपोरेट कंपनियों को कवानीन से मुस्तस्ना बनाने और मजदूरों के औकात कार को 12 घंटे तक बढ़ाने के लिए लेबर एक्ट में तरमीम के लिए कोई इक़दाम न करने, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों में मजदूरों के लिए उजरत और मुलाजमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। ನೇರವಾಗುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳದಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡಿಮೆಯ ಸಮಯವನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಾರದು. ಮೂರನೇದು, ವಿದ್ಯುತ್ ರಂಗವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಡೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಲಿ दिल्ली में आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान एक बुजुर्ग को पीट रहा है। बुजुर्ग का नाम सईद अहमद है। यह वीडियो ओखला सब्जी मंडी का है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के एलजी से मुतालबा किया कि कानून को हाथ में लेने वाले इन सीआरपीएफ के जवानों पर कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु में मस्जिद
ताहा कमेटी के तहत तलबा के लिए हॉस्टल तामीर किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मस्जिद के तरक्याती कामों के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने नायब वज़ीर आला डॉक्टर अशोक नारायण से मुलाकात की और इन्हें तहनीत पेश की। बेंगलुरु के बीजेपी एमएलए और नायब वज़ीर आला अशोक नारायण ने मस्जिद ताहा कमेटी की खिदमात की खूब सताइश की। उन्होंने कहा कि मस्जिद के तहत उर्दू ज़बान के साथ कन्नड़ा सिखाने की कोशिशें दीगर इदारों के लिए मिसाल हैं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि समाज में एक दूसरे की तहजीब और सकाफत को समझने और मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। उन्होंने भरोसा दिया कि हुकूमत मस्जिद के तरक्याती कामों के लिए मजीद फंड जारी करेगी। मस्जिद ताहा कमेटी 4 करोड़ की लागत से हॉस्टल एजुकेशन सेंटर कायम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ मददगार अभी भी जरूरतमंदों के लिए अपने काम को जारी रखे हुए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां दूधवाली खुद लोगों की मदद की इस मुहिम में जुटे हुए हैं। कोविड-19 की महामारी में लॉकडाउन से मुतासिर मजदूर, गरीब, ज़रूरतमंदों के लिए जयपुर के हसनपुरा, खातीपुरा, झोटवाड़ा, संजय नगर, मदीना कॉलोनी, उदय नगर, बोरिग रोड, सिविल लाइन, 22 गोदाम, झालना नाई की खेड़ा राशन के किट तकसीम, इन इलाकों में राशन के किट तकसीम किए जा रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों की परेशानियां दूर हो सके।